दोस्तों, कृष्णा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत। आज हम हिंदी में शब्द के वर्गीकरण को देखेंगे और बड़े ही शानदार ट्रिक से शब्द के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको समझना होगा। और देखिए, बड़े सरलता से हम शब्द का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं और उसका वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है, इसका हम अभी वर्गीकरण देखेंगे। चलो चलते हैं दोस्तों। देखिए, ये हमारा शब्द, तो शब्द किसे कहते हैं आपके समक्ष लिखा हुआ है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द का क्यों प्रयोग हुआ है? सार्थक शब्द का इस वजह से प्रयोग हुआ है क्योंकि शब्द तब तक नहीं मान सकते जब तक उसका कोई अर्थ निकलता नहीं है। वर्णमाला के अकॉर्डिंग, हिंदी के नियमों के अनुसार, जब तक किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वो शब्द में नहीं माना जाता है। इसलिए यहाँ सार्थक शब्द को लिखा हुआ है। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आगे दोस्तों, शब्द के अगर हम भेद की बात करें, शब्द के वर्गीकरण की बात करें, तो आपको देखिए, शब्द के वर्गीकरण को हम 4 आधारों पर बांट सकते हैं। कितने आधारों पर दोस्तों? 4 आधारों पर बांट सकते हैं। देखिए क्या है, पहला है हमारा अर्थ के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है रचना के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। इस तरह से हम शब्द को बांट सकते हैं। एक एक को क्रम से बड़ी आसानी से समझेंगे। यहाँ पर अब ध्यान देंगे आप। देखिए, पहला जो अर्थ के आधार पर है, आप कैसे पता करें कि कितने वर्गों में बांटा गया है, कैसे हमें याद रहेगा? तो आप बिल्कुल ध्यान लगाएंगे। देखिए, ये दिया है जो अर्थ, तो सबसे पहले अर्थ मतलब होता है पृथ्वी। अर्थ मतलब क्या होता है? पृथ्वी। तो सबसे पहले अर्थ आया और अर्थ पर क्या हुई? फिर उत्पत्ति। किसी जीव की क्या हुई? उत्पत्ति। और उत्पत्ति के बाद फिर उस जीव की क्या हुई? रचना। और रचना के बाद उसका क्या किया गया? प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, यानी आपने क्या समझा कि सबसे पहले हमारी अर्थ बनी, अर्थ के बाद उस पर क्या हुआ है? उत्पत्ति हुई किसी जीव की, उत्पत्ति से उसकी रचना हुई और रचना के बाद उसका प्रयोग किया गया। तो आप समझ गए कि शब्द का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। देखिए, इसको क्रम से हम समझते हैं। अर्थ के आधार पर आपके 2 प्रकार का वर्गीकृत किया गया है शब्द को, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। कौन से शब्द? एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द क्या होते हैं? सार्थक शब्द का तात्पर्य है कि ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं। बात क्लियर हुई? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। वही निरर्थक शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो सार्थक शब्दों को हमने 4 भागों में बांटकर देखा है, जबकि निरर्थक शब्द का कोई भी भाग नहीं है। क्या भाग हैं? पहला है एकार्थी, दूसरा है अनेकार्थी, तीसरा है समानार्थी और चौथा है विलोमार्थी। देखिए, सभी में जो सार्थक आया है तो इसमें थ और थ शब्द वर्ड प्रत्येक प्रकार में आया है। ठीक है, तो देखिए, एकार्थी क्या होते हैं? जिनके एक अर्थ निकले। ऐसे शब्द जैसे हमने कहा मेज, कुर्सी, तो इनके क्या है? एक अर्थ है। जब आपके सामने शब्द बोला जा रहा है तो आप उसी को एक शब्द आपके समझ आ रहा है वो। ठीक, जैसे अनेकार्थी शब्द आपने कहा आम, अनेक अर्थ निकले। आम का मतलब एक होता है, कोई मामूली इंसान की बात कर रहे हो, और आम एक फल होता है। जैसे आपने कह दिया, इसी का एग्जाम्पल कनक, तो कनक आप कह सकते हो एक धतूरा होता है और एक कनक आपका सोना होता है। तो ये शब्द क्या हैं आपके? ये हमारे अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे। समानार्थी शब्द को हम क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द। क्या कह सकते हैं? पर्यायवाची शब्द। अब आप समझ ही गए होंगे पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं। जैसे हम अगर सूर्य की बात करते हैं तो भास्कर है, दिनकर है,
तो ये क्या है, सब उनके पर्यायवाची शब्द हैं। यानी किसी का, जैसे हम घोड़े की बात करते हैं तो अश्व है, वाज है, घोटक है, तो ये सब शब्द क्या है, उनके पर्यायवाची शब्द हैं। और हमारा एक और प्रकार रहता है विलोमार्थी, जिसे हम कहते हैं विलोम शब्द। क्या कह सकते हैं इन्हें को, विलोम शब्द। अब विलोम शब्द से आप समझ ही गए होंगे कि जो विपरीत अर्थ प्रकट करते, दिन का रात होता है, राजा का रंग होता है, इस तरह से जो शब्द आते हैं वो सभी हमारे विलोमार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आता है उत्पत्ति के आधार पर। तो देखिए कैसे, ये आधा ता दिया है तो इसमें पहला आधा ता वाला ही शब्द स्टार्ट होगा। तो उत्पत्ति में तत्सम पहला, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। 4 भेद है उत्पत्ति के आधार पर। इसको भी आप समझिए। देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। आप कह सकते हो कि संस्कृत भाषा के शब्द ही क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। आप कह सकते हो शुद्ध शब्द भी कह सकते हो उनको, शुद्ध शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। ऐसे तद्भव क्या है, तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप हिंदी में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ये आपके अशुद्ध शब्द होते हैं। जैसे मैं आपको समझा सकता हूँ, जैसे नासिका संस्कृत भाषा का शब्द है, ये तत्सम है। अगर इसको नाक कहेंगे तो ये हमारा तद्भव हो गया। यानी जो हमारे आम बोलचाल भाषा के शब्द होते हैं अधिकांशतः हम तद्भव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और संस्कृत भाषा के जो भी शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। बात क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट आता है देशज शब्द। देशज शब्द दोस्तों क्या होते हैं, देशज शब्द होते हैं वे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है, देशज शब्द कहलाते हैं। इसे हम कैसे समझ पाएंगे, इसमें हमारे क्या होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं घर में वो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहते हो लुटिया है, खटिया है, पिड़िया है, टटिया है, धड़ाम है, इस तरह के विभिन्न प्रकार के जो शब्द आते हैं वो देशज शब्द आते हैं। ठीक है, और विदेशज शब्द में तो आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे फारसी शब्द है, आपका अरबी शब्द है, आपका पुर्तगाली शब्द है, आपका तुर्की शब्द है, तो ये विभिन्न प्रकार के, आपका उर्दू शब्द है, तो ये विभिन्न प्रकार के शब्द आते हैं, अन्य भाषाओं से लिए गए हैं, इनको हम विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, अलमारी है, कमीज है, पटाखा है, जिससे हमें लगता है कि ये हिंदी के शब्द हैं, लेकिन हिंदी के शब्द नहीं हैं, ये विभिन्न भाषाओं से हमारे यहाँ पर प्रयुक्त किए जाते हैं, इस वजह से इनको हम विदेशज शब्द कहते हैं। दोस्तों आपके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा इन शब्दों को याद करने के लिए कि कौन सा शब्द किस में हम पहचान पाएंगे। तो ये हमने उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के देख लिए। लास्ट हमारे एक संकर शब्द आपको और लिखा हुआ है, ये अभी इसमें जोड़ा नहीं गया है लेकिन फिर भी संकर शब्द है। मैं आपको बता देता हूँ कि संकर शब्द क्या होता है, कि ऐसा शब्द जो 2 भाषाओं के योग से मिलकर बना हो, 2 भाषाओं का योग, 2 भाषाओं के योग से मिलकर बना हो, संकर शब्द कहलाता है। कितनी भाषाओं से, 2 भाषाओं, 2 भाषाओं के योग से मिलके बनेगा, उसे हम संकर शब्द कहेंगे। ठीक है, किसी भाषा से मिलके, जैसे हम कह देते हैं रेलगाड़ी। ठीक है, तो एक गाड़ी और रेल अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना है, तो क्या है, संकर शब्द है। नेक्स्ट दोस्तों इसी क्रम में रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इनको भी बड़े आराम से समझेंगे। देखिए रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द का मतलब है कि ऐसे शब्द जिनका खंडन करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकले। आप मेरी बात को समझते जाएंगे। आप पूरा ग्राफ बना हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो रोक कर आप इसको देख सकते हैं, या आप नोट बना के लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो रूढ़ शब्द क्या कहेंगे, वे शब्द जिनका खंडन करने पर कोई अर्थ प्रकट नहीं होता है। जैसे मैंने मान लिया तोता, मैंने कहा मेज, तो इनका अगर हम खंडन अलग अलग शब्द करें तो इन वर्डों का कोई फिर अर्थ निकल पाता है, नहीं निकल पाता। ये हमारे रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द, कंपाउंड आपको समझ पा रहे हैं यौगिक शब्द का क्या मतलब है, ऐसे शब्द जिनका खंडन करने पर उनका अलग अलग अर्थ निकले। जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जैसे रसोई घर, रसोई घर,
तो इसको अगर हम अलग अलग करें तो रसोई का अलग अर्थ निकल रहा है, घर का अलग अर्थ निकल रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा शब्द कैसा है, यौगिक शब्द है। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जिसका खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं निकले, रूढ़ शब्द, और जिसका खंडन करने पर उनका अलग अलग अर्थ प्रकट हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। लास्ट हमारा क्या है, योग रूढ़ शब्द। देखिए नेक्स्ट वीडियो हम जब बनाएंगे तब उसमें आपको पढ़ेंगे समास, बहुब्रीहि समास होते हैं, तो इसमें क्या आ जाते हैं, बहुब्रीहि समास के उदाहरण आ जाते हैं। बहुब्रीहि समास के क्या आ जाते हैं, एग्जाम्पल आ जाते हैं योग रूढ़ में। यानी किसी अर्थ को, जैसे 10 हैं आनन अर्थात दशानन, और वो दशानन कौन है, रावण। तो ऐसे शब्द आपके योग रूढ़ में आएंगे, ठीक है। दशानन है, बीड़ापाण है, लंबोदर है, नीलकंठ है, पीताम्बर है, विभिन्न प्रकार के शब्द आपके किस में आएंगे, योग रूढ़ शब्द में आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों प्रयोग के आधार पर। लास्ट है हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी क्या होता है, विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन लिंग वचन के आधार पर हो सकता है। तो अविकारी कौन से शब्द हो गए, जिनमें परिवर्तन लिंग वचन के आधार पर नहीं हो सकता है। जिसमें हम पढ़ते हैं कि संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, विभिन्न प्रकार के शब्दों को हम विकारी में रख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि लड़का स्कूल जाता है, लड़के स्कूल जाते हैं, तो परिवर्तन हो गया। तो ये सब हमारे विकारी शब्द में आते हैं, ठीक है। और अविकारी में क्या होता है, इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अविकारी शब्द में क्या होता है, लिंग वचन का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। बात समझ पा रहे हैं दोस्तों। ये चीज़ें हमारे एक शब्द का वर्गीकरण था। अगर किसी भी हमारे दोस्त को किसी तरह की समस्या है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे उसमें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।